हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पीजीटी हिस्ट्री का सेकंड मैराथन वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए इससे पहले फर्स्ट मैराथन वीडियो बनाया है जो कि प्राचीन भारत के इतिहास के ऊपर है। और इस मैराथन वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य जो है आपको आपके एग्ज़ाम में बेहतर ढंग से रिवाइज़ कराने का है, क्योंकि इससे पहले हमने सभी जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, चाहे फिर वो प्राचीन भारत के इतिहास के हों, मध्यकालीन भारत के इतिहास के हों या फिर आधुनिक भारत के इतिहास के हों, उनको फुल डिटेल के साथ पढ़ा रखा है। तो आप लोगों के कमेंट में कई बार कहा गया कि सर कोई एक ऐसी मैराथन क्लास लेके आइए जिसमें कम समय में चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से रिवाइज़ किया जाए। तो उसी प्रयास में मैंने सबसे पहला वीडियो प्राचीन भारत के इतिहास के टॉपिक को कवर करते हुए बनाया, जिसमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार और दुलार मिला। तो उसी प्रयास को मैं आगे जारी रखते हुए आज आपके लिए लेकर आया हूँ मध्यकालीन भारत का इतिहास। और ये रिवीजन वीडियो आपके लिए बहुत अधिक कारगर होने वाला है। अगर आपने इन तीनों वीडियो को, प्राचीन भारत के इतिहास के रिवीजन वाले वीडियो को, मध्यकालीन भारत के इतिहास के रिवीजन वाले वीडियो को और आधुनिक भारत के इतिहास के रिवीजन वाले वीडियो को कम से कम 10 से 15 बार देख लिया और अंत समय जब परीक्षा के 2 से 4 दिन बचते हैं तो दिन में 2 से 3 बार देख लिया, तो आप परीक्षा में बहुत आसानी के साथ 80% प्रश्नों को हल कर पाओगे। बहुत ही सरलता के साथ, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। अब आपके पास समय बहुत कम रह गया है, मात्र 30 दिन। तो आपको बहुत मेहनत के साथ जुट जाना है। सबसे पहले आपको फुल डिटेल के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ हमारी जो थ्योरी की क्लासेस चलाई गई हैं उनको जाके देखना है, जिसमें एक एक पॉइंट को 5 अलग अलग पुस्तकों से समाहित करके आपके लिए लाया गया है। उसके बाद आपको आना है और आने के बाद जितने हमने प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाए हैं और जितने मॉडल टेस्ट सीरीज़ करवाई हैं उन सबको सॉल्व करना है। जब ये सब आप कर लेते हैं उसके बाद आपको जो है ये जो मैराथन वीडियो हैं जो रिवीजन की दृष्टि से हैं उनको देखना है। और आपको कसम खानी है कि रोज़ रात में आपको समय निकाल कर 1 घंटे का एक वीडियो को तो डेली देखना ही देखना है। तो चलिए बात कर लेते हैं, वो भी स्पीड के साथ कवर करने का प्रयास करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास को। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं पूर्व मध्यकाल, जिसके अंतर्गत हम लोग उत्तर भारत के बारे में पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ग को जजिया कर से मुक्त रखा था। तो अगर हम बात करें तो ब्राह्मणों को। साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि ब्राह्मणों के अलावा जो अपंग थे, जो अपाहिज थे, उनको भी इस कर से मुक्त रखा गया था। अगर हम बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम की, तो मोहम्मद बिन कासिम पहला सफल मुस्लिम आक्रमणकारी के तौर पर भी जाना जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसने 712 ईस्वी पर भारत में आक्रमण किया था। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। अगर पूछा जाए कि अरबों के बाद भारत पर किसने आक्रमण किया था, तो अरबों के बाद भारत पर तुर्कों ने आक्रमण किया था, ये भी पता होना चाहिए। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारत पर पहला असफल मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था, तो वो हुआ था 711 ईस्वी में। तो ये बात भी आपको दिमाग में बैठा के चलनी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि किस ग्रंथ के उल्लेख के द्वारा यह माना जाता है या पता चलता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया। यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों की उत्पत्ति हुई। वो कौन कौन से थे? तो पहला कुल था परमार, दूसरा कौन सा था जिसे 2 नामों से जाना जाता है, चालुक्य और सोलंकी। अगर हम तीसरे कुल की बात करें तो प्रतिहार, और चौथा कुल था चौहान। तो इनके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इनके बारे में हमें जानकारी पृथ्वीराज रासो से मिलती है। ये बात आपको दिमाग में बैठा के चलनी है। चलिए हम और पॉइंट्स को देखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा कि अगर जूम हो जाए तो चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी, तो मैं प्रयास कर लेता हूँ जूम करने का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तोमरों के द्वारा या तोमर वंश के शासकों के द्वारा की गई थी। तो ये बात भी आपको दिमाग में बैठाल के चलनी है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि उस शासक का नाम क्या था जिसने विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। तो उनका नाम क्या था? राणा कुंभा। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट्स को देखते हैं। ये सारे के सारे की पॉइंट हैं जिनको हम बुलेट पॉइंट्स भी कह सकते हैं। इनमें उन्हीं प्रश्नों को रखा गया है जो अलग अलग बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं
पीजीटी के, टीजीटी के, नेट जीआरएफ के और जीआईसी के, और इन सभी का लेवल बिल्कुल एक बराबर होता है। तो आपको तो बहुत बढ़िया है कि रिवीजन में सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल जा रही हैं, तो आप उसको बहुत मेहनत के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ अपने दिमाग में बैठा लें। तो अगर हम बात करें कि भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन थे, तो भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले अरब थे। अगर हम बात करते हैं कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था, तो चंद्रबरदाई ने लिखा था। अगर हम बात करते हैं विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो चित्तौड़ में स्थित है। अगर हम बात करें कि लिंग राज मंदिर की नींव किसने डाली, तो यताति केसरी ने। अगर हम बात करें कि सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था, तो भीमदेव प्रथम थे। अगर हम बात करते हैं कि हिंदू विधि पर एक पुस्तक जिसका नाम मिताक्षरा है, किसने लिखी थी, तो ज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई थी। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित हैं, तो हरिकेली के। अगर हम बात करें रानी पद्मिनी या पद्मावती का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का क्या नाम था, तो बच्चे को पता है, राणा रत्न सिंह। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो इसको आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ हम इससे जुड़े और भी जितने की पॉइंट्स हैं उनको भी देखते हुए चलते हैं। तो अगर हम बात करें कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे, तो धर्मपाल थे। अगर हम बात करते हैं पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो गोपाल जी थे। गोपाल जिन पाल वंश के संस्थापक के तौर पर जाने जाते हैं। अगर हम बात करें कि पाल वंश की राजधानी क्या थी, तो पाल वंश की राजधानी मुदगिरी या मुंगेर थी। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, तो दंतीदुर्ग था, जिसे दंतीवर्मन भी कहा जाता है। अगर हम बात करें किस नदी परिषद में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति, किस मंदिर परिषद में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी की मूर्ति कहा गया है। विशालतम नंदी की मूर्ति की बात करें तो कंदरिया महादेव का मंदिर। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है, तो लक्ष्मण सेन को। अगर हम बात करें कि गीत गोविंद के जो रचनाकार है जयदेव, वो किसकी सभा में थे, तो लक्ष्मण सेन की। अगर हम बात करते हैं कि किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया, तो धर्मपाल ने। अगर हम बात करें कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है, तो नागर शैली में। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था तो कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। कब था, तो आपको पता होना चाहिए 712 ईस्वी में किया था, लेकिन ये सफल आक्रमणकारी था। अगर हम बात करते हैं कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो जगन्नाथ राज्य मंदिर जो है वो मुख्यतः उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगर हम बात करें अजयपाल संस्थापक थे, तो इन्होंने अजमेर की स्थापना की थी। अगर हम बात करें कि वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया, तो वो थे भीम द्वितीय। अगर हम बात करें किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया था, तो धग्न देव ने। किसने, तो धग्न देव ने। अगर हम बात करें कि वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाया, तो वो क्या था, त्रैकुटक संवत। अगर हम और आगे बढ़ते हैं और चंदावर के युद्ध की बात करते हैं, तो अगर हम चंदावर के युद्ध की बात करते हैं तो चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था, तो चंदावर का युद्ध जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल वंश के राजा जयचंद्र को पराजित किया था, जो कि चंदावर की अगर हम बात करें कि कहाँ स्थित है, तो चंदावर फिरोजाबाद ज़िले में स्थित है। यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए हम और चीज़ों को देखते हुए चलते हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट हैं उनको हम सबको कवर करते हुए चलेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं आपके सामने थोड़ा सा जूम करके, लिंग राज मंदिर किस शहर में स्थित है, तो भुवनेश्वर में। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढ़ल के उत्तरापद स्वामिनी कहा है, तो धर्मपाल को। अगर हम बात करें कि 19वीं शताब्दी में भारत आए एक अरबी यात्री सुलेमान ने किसके साम्राज्य को रुहमा या फिर किसके साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था, तो पाल को। अगर हम बात करें सेन वंश का संस्थापक कौन था, तो सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। अगर हम बात करते हैं कि किस विदेशी यात्री ने गुज्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा है, तो
अल मसूदी ने अगर हम बात करें कि जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है तो कहाँ से, दिलवाड़ा के मंदिरों से। अगर हम बात करें कि कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है तो ओशनम स्मृति में। अगर हम बात करें राष्ट्रकूट वंश की राजधानी तो क्या थी, मान्यखेत या मालखंड के तौर पर भी जानी जाती थी। अब आप 2 सेकंड वेट करिए, मैं पानी पी लूँ, लगातार बोलते हुए गला पड़ गया है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। मोटेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है तो गुजरात में स्थित है। अगर हम बात करें कि जो ताम्रपत्र लेख क्या दर्शाते हैं, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। कहाँ से था तो जावा और सुमात्रा से था। अगर हम बात करें पांडुवर्धन भुक्ति स्थित थी तो कहाँ, उत्तर बंगाल में। अगर हम बात करें जोजाक भुक्ति प्राचीनतम नाम था तो बुंदेलखंड का। चंदेल वंश के संस्थापक ननकू के पौत्र जयसिंह या जेजा के नाम पर यह प्रदेश जोजाक भुक्ति कहलाया। अगर हम बात करते हैं महोदया किसका पुराना नाम था तो कन्नौज के राजा भोज का। अगर हम बात करें महानतम प्रतिहार राजा कौन था तो मिहिर भोज। अगर हम बात करें महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर किसके दरबार में थे तो महेंद्र पाल प्रथम के। अगर हम बात करें महान जैन विद्वान हेमचंद्र किस सभा को अलंकृत करते थे तो कुमार पाल की। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं सेकंड जो टॉपिक है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो सेकंड टॉपिक क्या है, पूर्व मध्यकाल, जिसमें हम दक्षिण भारत के बारे में पढ़ेंगे और इसमें कुछ कठिन और कुछ उच्चारण में प्रॉब्लम करने वाले भी शब्द आपको देखने में मिलेंगे। अगर हम बात करें कि बादामी में दुर्ग का निर्माण कराने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किसको जाता है तो चालुक्य शासन पुलकेशिन प्रथम को। अगर हम बात करें कि किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को पराजित किया था तो पुलकेशिन द्वितीय ने। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि चालुक्य और पाल्य संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा किया था तथा वातापी कोंडा वातापी का विजेता की उपाधि धारण की थी तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने, जिसे मामल्य भी कहा जाता है। किस चालुक्य शासक ने चेर चोल पांड्य को हराया था जिस कारण उसे तीनों समुद्रों, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब का स्वामी भी कहा जाता था तो विक्रमादित्य प्रथम ने। अगर हम बात करें कि श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था तो राजेंद्र प्रथम। अगर हम बात करें पहाड़ियाँ काट कर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था तो राष्ट्रकूटों ने। किसने तंजौर में बृहदेवेश्वर मंदिर का निर्माण कराया तो राजा राज प्रथम ने। अगर हम बात करें कि चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था तो पुलकेशिन द्वितीय। अगर हम बात करें कि कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी तो तंजौर। ये सारे पॉइंट भी आपको पता होने चाहिए क्योंकि बहुत सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं तो उन सब को आपको कवर करते हुए चलना है और कोशिश यही रहेगी कि स्पीड को थोड़ा और बढ़ाया जाए ताकि जल्दी जल्दी चीज़ें कवर हो। तो अगर हम बात करें कि पांड्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी तो मदुरई थी। अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था तो दंती दुर्ग था। अगर हम बात करें कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था चालुक्यों ने। अगर हम बात करें कि पल्लवों के एक काश्मीर रथ मिलने का स्थान क्या है तो महाबलीपुरम। अगर हम बात करते हैं कि महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर था वह कला में किन शासकों को रुचि को दर्शाता है तो पल्लवों की। अगर हम बात करें यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी तो देवगिरी में थी। अगर हम बात करें कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया तो शैव धर्म को प्रदान किया। अगर हम बात करें कि प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना को सर्वोच्चता स्थापित की थी तो राजा राज प्रथम। अगर हम बात करें कि किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी तो चोल। अगर हम बात करें कि भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर भारतनाट्यम शिल्प कला कहाँ पर स्थित है तो चिदम्बरम में। अगर हम बात करें कि राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया तो तैलप द्वितीय के द्वारा। अगर हम बात करें कि प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान किसका है तो सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में जो है वो चोल राजवंशों का सबसे प्रमुख योगदान था। अगर हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट तो जैसा कि आपके सामने दे रखा है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिरों का निर्माण किसने कराया था तो कृष्ण प्रथम ने। अगर हम बात करें कि किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमार्ग की रचना की थी तो अमोघ
ओवर्स ने अगर हम बात करें कि किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है, तो राष्ट्रकूटों का। अगर हम बात करें मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ था, तो पल्लव के। अगर हम बात करते हैं कि चालुक्य विक्रम संवत का प्रारंभ या प्रचलन किसके करा था, तो विक्रमादित्य। किसने छठम ने किसने किया था, तो विक्रमादित्य 6 ने किया था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ था, तो राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था, मतलब राजेंद्र फर्स्ट के समय में हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था, तो महिपाल प्रथम था। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें कि वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, वो थे कुलोतुंग प्रथम। अगर हम बात करें चोल राज की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था, तो विजयालय था। अगर हम बात करें चोल साम्राज्य का संस्थापक, वो भी विजयालय था। अगर हम बात करें महाभारत का भारत वेठवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया था, तो पेरुंदेव नार ने किया था। अगर हम बात करें कि पल्लवों की राजभाषा क्या थी, तो संस्कृत थी। अगर हम बात करें कि चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे, तो क्या थे, कुलुंज क्या कहलाते थे, कुलुंज। ये भी आपको दिमाग में बैठा के चलना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया, तो कब बनाया गया, 700 ईस्वी से 800 ईस्वी में। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो थी मूर्ति के नाम से जानी जाती है, किस गुफा में स्थित है, तो एलिफेंटा की। अगर हम बात करें होयसाल स्मारक पाए जाते हैं तो कहाँ, हेलीबीड और बेलूर में। अगर हम बात करते हैं कि चोलुओं द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक एवं वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए, तो वेंगी के चालुक्यों के साथ। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए हम और आगे के जो हमारे पॉइंट्स हैं उन सबको कवर करते हुए चलेंगे। तो अगर हम बात करते हैं कि चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः थी, कैसी थी, तो चतुर्भुज थी। अगर हम बात करें कि 12वीं शताब्दी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुए, तो कर्नाटक में मिले हैं। दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। अगर हम बात करें एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। अगर हम बात करें कि द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। अगर हम बात करें कि एलोरा में गुफाओं एवं शैलाकृत मंदिरों का संबंध है, तो किससे, हिंदुओं, बौद्धों एवं जैन तीनों से। ये बात भी आपको दिमाग में बैठा के चलनी है। अब आगे के पॉइंट्स को देखते हैं। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता ही चोल प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता थी। चोलों का राज किस क्षेत्र में फैला हुआ था, तो कहाँ कहाँ फैला हुआ था, कोरोमंडल तट में, दक्कन के कुछ भागों में। अगर हम बात करें चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात क्या थी, तो नटराज शिव की कांस्य मूर्ति। अगर हम बात करें चोल युग प्रसिद्ध था ग्रामीण सभाओं के लिए। किस राष्ट्रकूट शासकों ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना कराई थी, तो कृष्ण तृतीय ने। अगर हम बात करें संगम वंश का अंतिम शासक किसे कहा जाता है, तो विरूपाक्ष द्वितीय को। और आगे बढ़ते हैं और पॉइंट्स को देखते हैं। अगर हम बात करें कि दे रखा है तुलु वंश का संस्थापक कौन था, तो वीर नरसिंह। अगर बात करें तुलु शासक कृष्णदेव राय को किस कृत में सबसे शक्तिशाली बताया गया, तो बाबरनामा में। बाबरनामा की रचना किसने की, कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं। अगर हम बात करें कि किस बादशाह को दक्कन का नीरो कहते हैं, तो हुमायूं शाह को। अगर हम बात करें आयंगर व्यवस्था किस प्रशासन से जुड़ी हुई थी, तो ग्रामीण से। अगर हम बात करें चांद बीबी किसकी पुत्री थी, तो हुसैन निजाम शाह की। तो ये सारे पॉइंट भी आपको पता होने चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि चांद बीबी के विवाह किसके साथ हुआ था, तो अली आदिल शाह के साथ। और गोलकुंडा राज्य की स्थापना किसने की थी, कुली कुतुब शाह ने। अगर हम बात करें मालवा स्थित बाज बहादुर तथा रानी रूपमती का महल किसने बनवाया था, तो नसीरुद्दीन शाह ने। अगर हम बात करते हैं सोनार की बेटी का युद्ध किनके बीच हुए युद्ध को कहा जाता है, तो फिरोज शाह और देव राय के बीच। ये भी आपको पता होना चाहिए। आप देखते हैं थर्ड टॉपिक बात कर लेते हैं सल्तनत काल की। तो इसको आप लोग 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक के समय के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले की पॉइंट की।
दे रखा है। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। अगर हम बात करें महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो किताबुल हिंद की। अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा कराई? तो सिकंदर लोदी के द्वारा। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। सारे के सारे की पॉइंट्स को हम बहुत स्पीड के साथ कवर कराने का प्रयास कर रहे हैं, जितना हो सकता है उतनी स्पीड तेज़ रखने का, ताकि कम समय में आप सारे के सारे की पॉइंट्स को रिवाइज कर सकें। अगर हम बात करें कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तराइन के पहले युद्ध की लड़ाई 1191 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। अगर हम बात करें कि किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अगर हम बात करें रजिया सुल्ताना किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की थी। अगर हम बात करें कि मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जर्नल को छोड़ कर गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो जाटों के विरुद्ध था। अगर हम बात करें कि महमूद गजनी किस वंश का था? तो यामनी वंश का था। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही के विरुद्ध। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। अगर हम बात करें महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया? तो लाहौर। किसने ढोल के तेज आवाज़ के साथ एक महिला को अपने पति का चिता के साथ स्वतःता को जला लेने के दृश्य का भयानक चित्रण किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने ढोल की तेज़ आवाज़ों के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वयं को जला लेने के दृश्य का भयानक चित्रण किया है? तो इब्न बतूता ने। अगर हम बात करें कि भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है किसे? तो मोहम्मद गौरी को। अगर हम बात करें कि किसने एकतादारी प्रथा चलाई थी? तो इल्तुतमिश ने। अगर हम बात करें कि लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए और आगे के जितने भी की पॉइंट्स हैं हम उनको भी देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं कि 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था तो कौन होता था? खान। अगर हम बात करें कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर हम बात करते हैं कि कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा कराया था? तो इल्तुतमिश ने। अगर हम बात करें कि दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। अगर हम बात करें कि पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो कल्लर ने। अगर हम बात करें वह रोमन सम्राट अगस्टन की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? तो बहलोद लोधी का है। अगर हम बात करते हैं कि अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनवी के। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए हम और आगे के जितने की पॉइंट्स हैं उनको भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के। अगर हम बात करें कि तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को। अगर हम बात करें सन 1329 से 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्कों के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगर हम बात करें कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। अगर हम बात करें कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी था। अगर हम बात करें इनाम भूमि को किसे दिया जाता था? विद्वानों धार्मिक व्यक्तियों को। अगर हम बात करें कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था। ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। चीज़ों को क्लियर करते हुए चलना है ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ें आपकी ना छूटे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका दिल्ली पर राज करने वाली कौन थी? तो रजिया सुल्ताना। तो दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अगर हम बात करें भारत का प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तो महमूद गजनवी था। अगर हम बात करें कि हलवाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? तो कुतुब मीनार का। अगर हम बात करें कि वह कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो इल्तुतमिश। अगर हम बात करते हैं कि दक्षिणी अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में मारा? तो मोहम्मद बिन तुगलक के। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें कि मोहम्मद
सॉरी अगर हम बात करें कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया तो 17 बार। अगर हम बात करें किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था तो मुबारक शाह खिलजी ने। अगर हम बात करें कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था तो बहलोद लोधी। अगर हम बात करते हैं कि भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण पद्धति को किसने शुरू किया था तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। क्यों किया था डिटेल में बता रखा है, जाकर देखें। अगर हम बात करें कि राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अगर हम बात करें कि 11वीं शताब्दी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता तो किताबुल हिंद को। अगर हम बात करें वह हिंद का युद्ध 1008 से 1009 के बीच लड़ा गया तो किसके बीच, महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच, तो ये भी पता होना चाहिए। अगर हम बात करें कि दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अगर हम बात करें कि दिल्ली के सुल्तानों में से किसे तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार नहीं था। आपको ये बताना है कि दिल्ली के सुल्तानों में किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के राज्य में आना स्वीकार नहीं किया था या आना स्वीकार किया था। एक बार फिर से बोल देता हूँ, लगातार बोलते बोलते मुंह से प्रश्न गलत निकल जा रहा है, तो एक बार फिर से आप सुन लीजिए कि दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में मतलब अधीन में आना स्वीकार किया था तो वो कौन थे, खिज्र खां सैयद थे। अगर हम बात करते हैं कि कौन गुलरखी के उपनाम से कविताएं लिखता था तो सिकंदर लोधी। अगर हम बात करें कि भारत का वह पहला शासक कौन था जिसे मोहम्मद गौरी को पराजित किया था तो कौन थे, सोलंकी शासक भीम द्वितीय। अगर हम बात करते हैं कि मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था तो ये थे ससबनी वंश के। अगर हम बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था तो वो थे रामचंद्र देव। अगर हम बात करें जब उसने राजतत्व प्राप्त किया तो वह एक शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के बारे में कहा तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अगर हम बात करें सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था चौधरी। अगर हम बात करते हैं कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हो तो सैयद वंश का। अगर हम बात करें किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे तो फिरोज शाह तुगलक के। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया तो फिरोज शाह तुगलक ने। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए तो फिरोज शाह तुगलक ने। अगर हम बात करें कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन था तो बख्तियार खिलजी का आक्रमण था। अगर हम बात करें तबकाते नासरी का लेखक कौन है तो मिनहाज उल सिराज है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए हम और इम्पॉर्टेंट जितने भी की फैक्टर हैं तो उनको भी देखते हुए चलते हैं फटाफट स्पीड के साथ, जितनी स्पीड हो सके ताकि कम समय में आप चीज़ों को बेहतर ढंग से रिवाइज कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं। अगर हम बात करते हैं कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी तो लाहौर थी। अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी तो जफ़र खां की। अगर हम बात करें तौल की सबसे छोटी इकाई रक्तिका है, संस्कृत में बोला जाता है। अगर हम बात करें प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे तो अलाउद्दीन खिलजी के। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था पर विस्तृत वर्णन किया है तो इब्न बतूता ने। अगर हम बात करते हैं कि तैमूर लंग किस वर्ष में भारत आया था तो 1398 ईस्वी में। अगर हम बात करें दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा था कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई, मोहम्मद बिन तुगलक की। अगर हम बात करें कि दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था तो गयासुद्दीन बलबन। अगर हम बात करें वह कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं के विरोध पर उसने नहीं चलाया तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। अगर हम बात करें कि दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है तो हुमायूं का मकबरा। अगर हम बात करें दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात दान विभाग स्थापित किया था वह था फिरोज शाह तुगलक। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण कहा जाता है? किस संगीत वाद्य को, सॉरी फिर से मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण कहा जाता है तो सितार को। ये बात आपको दिमाग में बैठा के चलनी है। अगर हम बात करें कि नई फारसी काव्य शैली
सबक ए हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? तो अमीर खुसरो। अगर हम बात करें अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बाद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? मंगोल आक्रमण कब है? अगर हम बात करें तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? तो अमीर खुसरो। अगर हम बात करें कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगर हम बात करें कि किस सुल्तान के काल में खालिस भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के। अगर हम बात करें कि सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं से बने हुए थे? तो क्रमशः चांदी और तांबा से बने हुए थे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें अमीर कोही, तो यह कृषि विभाग है। साथ ही साथ कृषि विभाग नामक एक विभाग के किस सुल्तान द्वारा शुरुआत की गई? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अगर हम बात करें अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामिका की भूमिका निभाई है? तो खड़ी बोली की। अगर हम बात करें कि तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में। अगर हम बात करें कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था तुर्कों ने। अगर हम बात करें किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए थे? तो महमूद गजनवी ने। अगर हम बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? तो गाजी मलिक। ये भी आपको पता होनी चाहिए। चीज़ों को हमें रिवाइज करते हुए चलना है ताकि कुछ भी नहीं छूटे। अब हम बात करते हैं जवाबित थे तो क्या थे? राज कानून थे। ये भी आपको पता होने चाहिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं किस राजवंश के अंतर्गत विजयारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो तुगलक वंश। अगर हम बात करें कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगर हम बात करें कि कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो चंगेज़ का। अगर हम बात करें कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआबों की आर्थिक महत्व को समझा? तो इल्तुतमिश। अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत के तुगल राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद। अगर हम बात करते हैं कि सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ है तो इक़्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। अगर हम बात करें कि दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के लिए प्रसिद्ध था? तो फिरोज शाह तुगलक। अगर हम बात करें चंगेज़ खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो इल्तुतमिश के। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की तोतिए हिंद की? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अपनी शक्ति को संकेतित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। ये गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें तोते हिंद की, तो ये बलबन की नहीं है, ये है अमीर खुसरो की। तो यहाँ पर हो जाएगा कि उसने किसकी उपाधि धारण की थी? तो उसने सरताजे हिंद की उपाधि प्राप्त की थी। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं बलबन के बारे में, तो उसने सिजदा और पोबोस चलाया था और उसका मानना था कि वो क्या है, भगवान का एक रूप है या भगवान का एक अंश है या भगवान का भेजा हुआ एक अंश है लोगों के ऊपर राज करने के लिए। साथ ही साथ नौरोज नामक एक प्रथा भी उसके द्वारा चलाई गई थी, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। और बलबन ने ही क्या किया था? बलबन ने ही जो है रौ और लख्त की नीति अपनाई थी। तो ये तोतिए हिंद वाली जो बात है कि बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी, तो वो गलत है, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि कौन से सुल्तान ने की मृत्यु अफगानपुर तुगलाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई, तो गयासुद्दीन तुगलक की। अगर हम बात करें कि नहर निर्माण कराने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। अगर हम बात करें कि लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था? सिकंदर लोधी। अगर हम बात करें कि किसने भूमि मापन पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? तो सिकंदर लोधी ने, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की, तो वो थे मोहम्मद गौरी, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि रजिया बेगम को सत्तायुक्त करने में किसका हाथ था? तो तुर्कों का। अगर हम बात करें कि किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही लिखी थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। अगर हम बात करें कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। अगर हम बात
करें कि ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्कों पर किसका नाम अंकित किया था? तो पुत्री रजिया का। अगर हम बात करें कि नसीरुद्दीन महमूद के शासन में मुख्य काजी के पद पर कौन थे? तो मिहाजुद्दीन सिराज। अगर हम बात करें कि बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन था। अगर हम बात करें कि जलालुद्दीन के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो देवघर विजय थी। अगर हम बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भूमि कर संबंधित अधिकारी कौन था? तो मुस्तख राज होते थे। अगर हम बात करें कि वारंग में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? तो कन्हैया ने की थी। अगर हम बात करें कि बरनी के अनुसार दरबारियों के बीच कभी कभी नग्न होकर दौड़ने वाला सुल्तान कौन था? तो मुबारक खां था, जो कतई चूतिया टाइप का था। अगर हम बात करते हैं कि हिंदू धर्म में परिवर्तित मुस्लिम शासक कौन था? तो ये थे आपके नसीरुद्दीन। कौन थे? तो ये थे नसीरुद्दीन खुसरो शाह। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हुए चलेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। सारे के सारे टॉपिक्स को हम अभी के अभी कवर कर लेंगे। तो अगर हम बात करें कि नसीरुद्दीन खुसरो शाह ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो पैगंबर का सेनापति। अगर हम बात करें कि दिल्ली का प्रथम अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी था। अगर हम बात करें कि एकता प्रथा की शुरुआत तो इल्तुतमिश ने, ऐबक ने अपनी राजधानी तो लाहौर में, महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर आक्रमण तो 1014 ईस्वी में, मोहम्मद गौरी द्वारा चलाए गए सिक्के को कहते थे देहली वाला सिक्का। सुल्तान का पद समानता कैसा था? पैतृक था। अगर हम बात करते हैं कि सुल्तानों में प्रभावशाली पद किसके अधीन होते थे? अमीरों के। और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं। अगर हम बात करें कि प्रांतों को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो एकता। अगर हम बात करें कि सल्तनत कालीन शब्दावली के अनुसार सुल्तान के कर्मचारियों को दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती? तो इबलाग कहलाती थी। अगर हम बात करते हैं कि धर्मोपदेश के लिए क्या शब्द प्रयोग किए जाते थे? तो तजकरी। अगर हम बात करें शरीयत के आधार पर किस समय के समाधान का निर्णय किया क्या कहलाता था? तो कहलाता था फतवा। अगर हम शरीयत के आधार पर बात करें किसी समस्या के समाधान का निर्णय क्या कहलाता था? तो फतवा कहलाता था। अगर हम बात करें कि प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधित्व कौन था? तो वली था। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब विजयनगर की हम बात कर लेते हैं। तो अगर हम विजयनगर की बात करें, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो पुर्तगालियों के साथ। विजयनगर के नदी के तट पर है तो तुंगभद्रा की। अगर हम बात करें बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो गुलबर्गा थी। अगर हम बात करें कि विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ से पाए गए हैं? तो हम्पी से। अगर हम बात करें विजयनगर के प्रथम शासक कौन थे जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो कृष्णदेव राय थे। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। चलिए हम और आगे बात करते हैं। किसने बीजापुर के स्थित गोल गुंबज का निर्माण कराया था? जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरसावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है। तो महमूद आदिल शाह ने। अगर हम बात करें कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर के। अगर हम बात करें हम्पी, तिरुवन्नमले, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था? तो कृष्णदेव राय। अगर हम बात करिए हरिहर एवं बुक्का ने किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो माधव विद्यारण्य के प्रभाव में आकर। चलिए हम और आगे बात करते हैं और हम बात करें कि बात करें कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो कालीकट। अगर हम बात करें कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई में। अगर हम बात करें विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 14वीं शताब्दी में। कृष्णदेव राय राजा थे विजयनगर के। अगर हम बात करें कि 4 मीनारों का निर्माण किसने कराया था? तो कुली कुतुब शाह ने। अगर हम बात करें गोलकुंडा कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। अगर हम बात करें कि हम्पी का कुला संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। ये भी आपको पता होना चाहिए। चीज़ों को हम जल्दी जल्दी कवर करते हुए चलेंगे। अगर हम बात करें किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराज भी कहा जाता? तो देवराज द्वितीय को। विजयनगर का वह पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? तो हरिहर द्वितीय। अगर हम बात करें विजय साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व थी। ये भी पता होना चाहिए।
अठवर्ण का क्या मतलब है? भू राजस्व विभाग। अगर हम बात करें बीजापुर का गोल गुंबद किसका मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह का। अगर हम बात करें कि विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी था हरिहर एवं बुक्का का, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें चार मीनार स्थित है तो हैदराबाद में। अगर हम बात करें कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है तो बेलारी में। अगर हम बात करें कि विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राज्य के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के साथ। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? आठ तेलुगु कवि। अगर हम बात करें सरकी सुल्तानों के शासनकाल में किसे पूर्व का सिराजिया सिराजे हिंद कहा जाता था? तो जौनपुर को कहा जाता था। अगर हम बात करते हैं कि कल्लड़ की राजतरंगी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है को किसने आगे बढ़ाया? तो जॉन राज एवं श्रीवर ने। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए हम और इम्पोर्टेंट की बात कर लेते हैं। अपनी मुद्रा विजय या वीर कंपराय चरित्र कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी गंगा देवी बहमनी। राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गुंग ने। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण किस काल में सक्रिय थे? तो विजयनगर राज्यकाल में। अगर हम बात करें 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ है? तो तालीकोट का युद्ध। अगर हम बात करें कि कश्मीर का शासक जो कि कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है तो कौन थे? जैनुल आबिदीन। अगर हम बात करते हैं कि कृष्णदेवराय ने मुक्त माल्यद काव्य की रचना किस भाषा में की? तो तमिल में। कृष्णदेवराय का राजकवि था पेद्धनान। अगर हम बात करें कि विजयनगर के किस शासकों को आंध्र पितामह भी कहा जाता तो कृष्णदेवराय को। अगर हम बात करें कि किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता तो कृष्णदेवराय का। अगर हम बात करें बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? तो महमूद गांवा ने। अगर हम बात करें टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो महमूद गांवा को। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को बेहतर ढंग से देखने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करें कि वामनी साम्राज्य को किसने सबसे चरम तक पहुंचाया? तो महमूद गांवा ने। अगर हम बात करें जब राजा वोडयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो वेंकट द्वितीय। अगर हम बात करें मुस्लिम शासकों ने किस एक को उसके धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो इब्राहिम आदिल शाह को। अगर हम बात करें किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? तो हजार राम स्वामी मंदिर में। ये भी आपको पता होना चाहिए। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे हम कवर करते हुए चलेंगे। एक एक पॉइंट कवर हो जाएगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस चीज़ें स्पीड में करनी। अगर हम बात करें कि मदुरई का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो मदुरई के नायकों के द्वारा। महाभारत का बंगाल में अनुवाद बंगाल के सुल्तान ने कराया तो नुसरत शाह ने। अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? तो अहमद शाह प्रथम ने। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर के 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं कहाँ स्थित है? हम्पी में। प्रसिद्ध वीरपाज मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में। विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा को क्या कहा जाता है? सहगम महाप्रयाण। अगर हम बात करें कि विजयनगर के साथ युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किसने किया था? तो मोहम्मद शाह प्रथम ने। ये भी आपको दिमाग में बैठाल के चलना है। अब हम बात कर लेते हैं कि विजयनगर प्रशासन की कौन सी व्यवस्था विशिष्ट थी? तो वो थी नायंकर। अगर हम बात करें हरिहर किसका पुत्र था? तो संगम का। अगर बुक्का किसका भाई था? हरिहर का। बुक्का ने कौन सी उपाधि धारण की थी? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की। अगर हम बात करें कि पांडुरंगा मात्यम की रचना किसने की थी? तो अगर हम बात करें कि पांडुरंगा मात्यम की रचना किसने की थी? तो तेनालीराम कृष्ण ने। तेनालीराम के ऊपर आपने बहुत सारे कार्टून देखे होंगे। वो अपनी बुद्धिजीवता और चातुराई के लिए प्रसिद्ध थे। अगर हम बात करें कि तेलुगु भाषा में मुक्त माल्यद पुस्तक किसने लिखी थी? तो कृष्णदेवराय ने। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं 6ठी शताब्दी के धार्मिक आंदोलन के बारे में जो इम्पोर्टेंट है। चलिए हम बात कर लेते हैं 16वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलन या भक्ति आंदोलन के बारे में। तो सबसे पहले दे रखा है भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक
रामानुज आचार्य थे। अगर हम बात करें कि महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला गया, तो संत ज्ञानेश्वर की द्वारा। अगर हम बात करें कि कबीर के गुरु थे तो रामानंद थे। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो मगहर वाराणसी में। अगर हम बात करें सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता क्या थी, उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसने उसके भक्त समझते थे। अगर हम और आगे बढ़े और चीज़ों को देखें तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है आलवार या नैनार संतों द्वारा किया गया था। रामानुजम के अनुयायियों को कहा जाता था वैष्णव। अगर हम बात करें आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था तो कहाँ हुआ था, पश्चिम बंगाल में। अगर हम बात करें कि बीजक की रचयिता कौन है, तो कबीर है। अगर हम बात करें भक्ति रस कवित्री मीराबाई एक राजपूत शासक की पत्नी थी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे, तो गौड़ियाल संप्रदाय से। 2 मिनट वेट करिए, पानी पी लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी, तो 1 मिनट रुकिए, बोलते बोलते गला पड़ जाता है। अगर हम बात करें कि पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी, तो वल्लभाचार्य ने। अगर हम बात करें कि किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों कीर्तनों का माध्यम बनाया, तो चैतन्य महाप्रभु ने। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगर हम बात करें कि अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो शंकराचार्य। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था, तो शंकरदेव ने। अगर हम बात करें गुरु नानक का धर्म उपदेश, तो मानव बंधुत्व मतलब मानव में भाईचारे के लिए था। अगर हम बात करें कि प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का क्या नाम था, तो राज कुमार भोजराज। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए हम और फैक्ट जितने भी हैं उन सबको भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था संसार दुखपूर्ण। अगर हम बात करें ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, ब्रह्म या माया, या किसकी उक्ति है, तो शंकराचार्य की। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भागवत धर्म व मोक्ष का अधिकार देकर इन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका, तो रामानुजाचार्य ने। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया, तो निम्बार्काचार्य। अगर हम बात करें भक्त तुकाराम कौन थे, मुगल सम्राट के समकालीन थे। तो भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे, तो जहांगीर के। अगर हम बात करते हैं कि किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था, तो रामानंद ने। रैदास किसके शिष्य थे, तो रामानंद के। अगर हम बात करें कि किस गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की, तो गुरु रामानंद ने। अगर हम बात करें गुरु नानक का जन्म तो 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो तलमंडी ननकाना में। अगर हम बात करें सिख धर्म का संस्थापक किसे माना था, तो गुरु नानक को। अगर हम बात करें चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल क्या था, तो नदिया या नवद्वीप। अगर हम बात करें शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो शंकरदेव। अगर हम बात करें कि भक्ति आंदोलन के 2 प्रमुख धाराएं कौन सी, तो निगुड़ और सगुड़। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें कि निगुड़ परंपरा के सर्वाधिक प्रसिद्ध लोकप्रिय संत कौन थे, तो कबीर और नानक। अगर हम बात करें कि मुलुकदास ने किसका घोर विरोध किया है, तो तीर्थ यात्रा एवं मूर्ति पूजा का। अगर हम बात करें कि यदि एक पत्थर की पूजा होती तो दूसरे को पैर तले की ओर अंदर जाता है, किसने कहा था, तो नामदेव ने। अगर हम बात करें ईश्वर पूजा है, गोदावरी नदी में लाए पवित्र जल को किसने एक प्यासे गधे को पिला दिया, एकनाथ ने। अगर हम बात करें गुरु शंकराचार्य किस मत के प्रवर्तक थे, तो अद्वैतवाद के। अगर हम बात करें रामानुजाचार्य किस मत के प्रवर्तक थे, तो विशिष्ट अद्वैतवाद के। अगर हम बात करें रामानंद ने किस सिद्धांत पर जोर दिया है, तो एक ईश्वरवाद पर। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो भी हम पहले देख लेते हैं ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट छूटे नहीं। अगर हम बात करें कि किस आपके सामने दे रखा है, तो ये हमारा पॉइंट इससे जुड़ा है कि नहीं, पहले ये हम देख लेते हैं कि अब हम बात पहले करेंगे सूफ़ी आंदोलन की। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सूफ़ी आंदोलन की। वह सूफ़ी संत कौन था जो मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती। अगर हम भारत के में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। सूफ़ी सिलसिला संप्रदाय मूलतः संबंधित है इस्लाम से। इस्लामिक रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है। सूफ़ी आंदोलन के सुल्तान से नियामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से मिलने से इनकार कर दिया था। अगर हम बात करें कि सूफ़ी सिलसिला संप्रदायों में कौन संगीत के विरुद्ध था, तो नक्शबंदी। दारा शिकोह ने किस शीर्ष से उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया, तो सिर ए अकबर। भारत में किस सूफ़ी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रिय
मिली। तो चिश्ती अगर हम बात करें दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया, तो कादरी, ये भी आपको पता होनी चाहिए। जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब के सब आपको तैयार करते हुए चलने हैं ताकि परीक्षा में कोई भी पॉइंट आपका छूटे नहीं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि किस शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई। तो शेख सलीम चिश्ती को किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था। तो फिरदौसी अगर हम बात करें सूफिया कलाम जो एक प्रकार है कि भक्ति संगीत विशेषता है। कश्मीर की सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए। तो पृथ्वीराज चौहान की अगर हम बात करें प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी में। अगर हम बात करें कि किस सूफी को बख्तियार काकिया भगवान रोटियों वाला कहा गया। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन को अगर हम बात करें काव्य भक्ति व्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था। अमीर खुसरो। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था। तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब। अगर हम बात करें मिराज उल अस्किनी उर्दू शायरी की पहली कविता के सूफी रचयिता कौन थे। सैयद मोहम्मद गेसूद राजबंदान वाज। अगर हम बात करें कि अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से सदा सलीम जहांगीर का जन्म होता तो शेख सलीम चिश्ती थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि चिराग ए दहली, तो चिराग ए दहली की अगर हम लोग बात करें तो हम इसको कैसे सही कर। चिराग ए दहली की अगर हम बात करते हैं तो शेख नासिर उद्दीनी चिश्ती को माना गया। अगर हम बात करें कि सूफ़ी के काम काज का केंद्र क्या कहलाते थे, तो खानगाहें। अगर हम बात करें सूफ़ी लोग किस प्रकार के जीवन पर जोर देते, तो एकांतवाद और पवित्र जीवन पर। हजरत शेख निज़ामुद्दीन औलिया को लोग किस नाम से पुकारते थे, तो महबूब इलाही। अगर हम बात करें फ़ना शब्द का प्रयोग किस हेतु किया जाता था, तो ईश्वर प्रेम में अंतर्मग्न होने के लिए किया जाता था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें विभिन्न संप्रदाय और उनके संस्थापक, तो सबसे पहले फिरदौसी तो शेख बदरुद्दीन। अगर हम बात करें सतारी तो शाह अब्दुल्ला सतारी। अगर हम कादरी की बात करें शेख अब्दुल कादिर जिलानी। अगर हम नक्शबंदी की बात करें तो ख्वाजा बाकी बिलाल। अगर हम महादवी की बात करें तो सैयद मोहम्मद महदवी। अगर हम रोशनिया की बात करें तो मियाँ बयाजिद अंसारी। अगर हम बात करें कलदरी की तो निज़ामुद्दीन कलंदर। अगर हम बात करते हैं मदारी की तो शाह मदार। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं कि किस प्रसिद्ध सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा, तो निज़ामुद्दीन औलिया ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको कवर करते चलेंगे। अगर हम बात करें मुग़ल साम्राज्य की, तो मुग़ल साम्राज्य में मुग़ल वंश का संस्थापक किसे माना गया, तो बाबर को। 1560 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की, तो लोधी वंश की। अगर हम बात करें पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। अगर हम बात करें कि भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी, तो शेरशाह सूरी ने। अगर हम बात करें गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था, तो बुलंद दरवाजे का करवाया था। अगर हम आगे बढ़ें और बात करें कि आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी, तो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। अगर हम बात करते हैं 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई, तो अकबर एवं हुमायूं के बीच लड़ी गई। अगर हम बात करें दीन-ए इलाही नामक धर्म, तो अकबर के द्वारा। अगर हम बात करें कि प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी कि जिसने बरार को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित थी, तो अहमदनगर से। अगर हम बात करें मुग़ल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था, तो अकबर ने। ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था, तो अकबर के दरबार में। अगर हम बात करें कि मुग़ल काले की राजभाषा कौन थी, तो फारसी थी। अगर हम बात करें सती प्रथा की भर्जना करने वाला मुग़ल सम्राट था, तो अकबर था। किस युद्ध में भारत में मुग़ल राज की नींव पड़ी, तो पानीपत का प्रथम युद्ध। अगर हम बात करें मुग़ल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था, तो जहांगीरी की। अगर हम बात करें किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी, तो अबुल फजल ने। चलिए हम और आगे बात कर लेते हैं कि किस मुग़ल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत ऋतुओं और फलों का
सद विवरण अपनी नंदिनी डायरी में लिखा है। तो बाबर ने, अगर हम बात करें कि शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है, तो प्रशासनिक सुधार। हुमायूंनामा किसने लिखा, तो गुलबदम बेगम ने। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से हुआ, तो रज्जबनामा। अगर हम बात करें कि किस मुग़ल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया, तो मोहम्मद शाह ने। अगर हम और आगे बढ़े, हुआ अंतिम मुग़ल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह द्वितीय। अगर हम बात करें कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारने के लिए कौन उत्तरदायी था, तो टोडरमल। अगर हम बात करें कि अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था, तो इबादत खाना। अगर हम बात करते हैं कि सुप्रसिद्ध संगीतक तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में थे, तो अकबर के। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल में थे, तो अकबर के। अगर हम बात करें बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था, तो फरगना का। ये भी आपको पता होनी चाहिए। चीज़ें हमको फटाफट क्लियर करते हुए चलनी है, जितनी भी हैं कोई भी छोड़नी नहीं है, ताकि आप परीक्षा में बहुत बेहतर स्कोर कर पाएँ। चलिए अब हम और देख लेते हैं जितने भी की पॉइंट हैं। किसने मुग़ल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया, तो शाहजहाँ ने। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था, बैरम का। किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी, तो कन्नौज पर है। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी, बाबर ने। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी, तो महेश दास को। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं कराया, क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध लड़ने पड़े। किस मुग़ल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ, तो औरंगजेब का हुआ। अगर हम बात करें ग्रैंड ट्रंक रोड सड़क जोड़ती है, तो कलकत्ता को अमृतसर से। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की लड़ाई में बाबर से कौन पराजित, इब्राहिम लोदी। अगर हम बात करें शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो सासाराम में। अगर हम बात करें अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ, तो कालानौर में। अगर हम बात करें गुरु अर्जन जो समकालीन थे, तो कहाँ किसके थे, जहांगीर के। अगर हम बात करें किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने संप्रष्ट नहीं किया था, तो सिसोदियों ने। किस मुग़ल शासक को आलमगीर कहा जाता है, तो औरंगजेब को। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं सम्राट अकबर द्वारा किसको राजी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था, तो मोहम्मद हुसैन को। अगर हम बात करें कि बाबर ने पहली बार पश्चिम में कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया, तो पंजाब में। अगर हम बात करें हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, तो 1576 ईस्वी में। किसके बीच में, आपको जाके बताना। अगर हम बात करें फैजी किसके दरबार में था, तो अकबर के दरबार में। अगर हम बात करें किसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की थी, तो शेर शाह सूरी के। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए हम और आगे बात कर लेते हैं। किसने चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया, तो शेर शाह सूरी ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ से, तो दिल्ली में। किस मुग़ल शासक ने 2 बार शासन किया, तो हुमायूं ने। भारत में बीबी का मकबरा स्थित था, तो औरंगाबाद में। फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था, तो जहांगीर ने। किस मुग़ल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा को काबुल ले गई और वहीं पर बाग में दफनाया, बाबर को। तो ये भी पता होना चाहिए। चलिए हम और आगे बात कर लेते हैं कि किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की, तो बेलग्राम का युद्ध। शाहजहाँ ने किस शहर में मोती मस्जिद बनाई थी, तो आगरा में। किस मुग़ल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया, तो औरंगजेब ने। अकबर के शासनकाल में आलम गुजार नामक अधिकारी का कार्य किया था, तो भू राजस्व का मूल्यांकन संग्रह करना। शिवाजी ने मुग़लों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया, तो पुरंदर की संधि। अगर हम बात करें मुग़ल प्रशासन में मुहतसिब था, तो लोक आचरण अधिकारी। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए हम और इम्पॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव डाली थी, तो 1699 ईस्वी में। कौन सा मुग़ल बादशाह पहले तो अंग्रेज़ों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा, तो शाह आलम द्वितीय। अगर हम बात करें कि दक्षिण में किसके शासन काल में मुग़ल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला, तो औरंगजेब के। अगर हम बात करें कि मुग़ल काल में किस बंदरगाह को काबुल मक्का द्वार कहा जाता था, या बाबुल लिखा है, इसको काबुल कह लीजिएगा। मक्का द्वार द्वारा जाना जाता है, कहा जाता तो सूरत को। अगर हम बात करें कि भारत के इतिहास में
के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो शाहजहाँ के शासन का एक राजकीय इतिहासकार, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए और हम बात कर लेते हैं कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन दीन पना पुस्तकालय की सीढ़ी से गिर कर हुमायूं की हुई। अगर हम बात करें किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपुल ने लिखा है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हो गया। तो हुमायूं के बारे में मुगल प्रशासन में मद ए मास इंगित किया गया है। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि की अगर हम बात करें, दस्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो अब्दुस समद द्वारा। किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो शेर शाह सूरी ने। अगर हम और आगे बढ़े तो बात करेंगे कि किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो शाह आलम द्वितीय को। अगर हम बात करें मनसवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह था, तो मुबाइन। अगर हम बात करें औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ था दारुल इस्लाम। अगर हम बात करें कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहाँ ने। किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? तो A.L. श्रीवास्तव ने। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने? तो शेर शाह सूरी ने। अगर हम मयूर सिंहासन तख्त ताउत के बैठने वाले अंतिम मुगल बादशाह की बात करें तो कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। और निर्माण की बात करें तो शाहजहाँ। अगर हम बात करते हैं कि किसमें हिंद एवं ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो शेर शाह के मकबरे। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था। शेर शाह उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर थी सहसाराम या सासाराम। अगर हम बात करें कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण उसकी सैन्य कुशलता थी। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? शेर शाह सूरी की। जवाबित का संबंध किससे था? तो राज कानून से। ईरान के शासक और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या था? तो गंदार था। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें कि मुमताज़ महल का असली नाम क्या है? तो अर्जुमंद बानो बेगम। अगर हम बात करें कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा? तो औरंगजेब को। अगर हम बात करें अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो पंचमहल। ये भी आपको दिमाग में बैठा कर चलना है। जितने भी फैक्ट हैं वो सब के सब कवर करते हुए चलने हैं और प्रयास मेरा यही है कि मैं आपको जितनी तेज़ी के साथ हो सके पूरे इस टॉपिक को कवर करा दूं। इसी प्रयास के साथ चलिए और आगे हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, जिसके पिता का नाम क्या था? तो अकबर शाह द्वितीय। अगर हम बात करें कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस ग्रह से स्थापित किए थे? तो कछवाहों के साथ। अगर हम बात करें कि औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों पर विजित किया था वे थे गोलकुंडा एवं बीजापुर। अगर हम बात करें कि मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी, तो जहांगीर ने मुगलों ने नौरोज का त्यौहार लिया था पारसियों से। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाया? तो राबिया उद रौनी का मकबरा या बीबी का मकबरा, ये आपको याद होना चाहिए। अगर हम बात करें कि किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति? तो औरंगजेब के। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा था? तो अबुल फजल ने। अनवार ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो पंचतंत्र का। अगर हम बात करें धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 किनके बीच लड़ा गया? तो औरंगजेब और दारा सिखों के बीच। अगर हम बात करें जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो मंसूर। अगर हम बात करें किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा था? तो गुलोदम बेगम ने। अगर हम बात करें कि प्रसिद्ध संगीत में तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो ग्वालियर में। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं गुलबदम बेगम पुत्री थी तो किसकी थी? बाबर की। और बहन किसकी थी? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, हुमायूं की। अगर हम बात करते हैं मुगल प्रशासन में ज़िले को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार के नाम से। अगर हम बात करें कि सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? तो गुरु तेग बहादुर के लिए। अगर हम बात करें कि भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? तो बाबर। अगर हम बात करें कि अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? तो फैजी की। अगर हम बात करें कि दिल्ली के प्रसिद्ध जमा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो शाहजहाँ ने। किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो अब्दुल रहीम खान। अगर हम बात करें अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारत कौन सी है? तो फतेहपुर सीकरी है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें कि हल्दी घाटी
ही का युद्ध 17 हल्दी घाटी का 1576 ईस्वी के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। अगर हम बात करें मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो दसवंत था। अगर हम बात करें शेर शाह ने सरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलाए, वे जिन धातुओं से बने हुए थे? सोना, चांदी और तांबा। अगर हम बात करें कि अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्र प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक भाग का प्रमुख था? तो मीर बख्शी। अगर हम बात करें किसने अकबर की कब्र को खोद कर उसकी हड्डियों को जला दिया था? तो राजा राम ने। अगर हम बात करें कि अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था तो हरीशगढ़ विजय। अगर हम बात करें कि अकबर के 9 रत्नों में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? तो यूसुफ जइयों के विद्रोह को दबाते समय। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि अकबर के किस कविराज की उपाधि दी? तो बीरबल को। अगर हम बात करते हैं किसको दी थी? तो बीरबल को दी थी। अगर हम बात करें कि जहांगीर के निर्देश में किसने अबुल फजल की हत्या की? तो वीर सिंह बुंदेला ने। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल में? तो जहांगीर की। अंतिम रूप से जजिया पर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला। अगर हम बात करें अकबरनामा किसने लिखा? तो अबुल फजल ने। अगर हम बात करें तमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने। अगर हम बात करें कि राजपूताना के राज्यों से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो मेवाड़ ने। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए हम बात कर लेते हैं किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो शेर शाह ने। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य बताते? तो वीणा। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? तो लाहौर में। प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया? तो हरि विजय सूरी। अगर हम बात करें लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन बादशाह था? तो अकबर था। अगर हम बात करें शाहजहाँ के काले में कौन यूरोपीय यात्री आया? तो पीटर मुंडी। अगर हम बात करें अकबर ने दीन इलाही प्रारंभ किया था? तो 1582 ईस्वी में। अगर हम बात करते हैं कि दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया? तो शेर शाह के द्वारा। अगर हम बात करें अपने पूर्वजों की उपाधि मिर्जा को त्याग कर बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? बादशाह की। अगर हम बात करें अफगानों की शक्ति को बाबर ने किस युद्ध में कुचला था? तो घाघरा युद्ध में। अगर हम बात करें बाबर की उदारता के कारण उसे कौन सी उपाधि दी गई? कलंदर की। अगर हम बात करें बाबर ने युद्ध में किस रण पद्धति को अपनाया था? तो तुगलमा। अगर हम बात करें कि भारत विजय के उपलब्धि में बाबर ने के कोहे-नूर हीरा किसे प्राप्त हुआ था? भारत विजय के उपलब्धि में बाबर से कोहिनूर हीरा किसे प्राप्त हुआ था? तो हुमायूं को। हुमायूं से सहायता की याचना हेतु किसने से राखी भेजी थी? तो राजमाता कर्णवती जो कि चित्तौड़ की थी। अगर हम और आगे बढ़े और बात करें कि अबुल फजल ने हुमायूं को क्या कहकर संबोधित किया है? तो इंसान ने कामिल। अगर हम बात करें कि किस शासक ने स्वयं ही सुल्तान उल आदल की उपाधि धारण की? तो शेर शाह ने। अगर शेर शाह ने कौन सा नया सिक्का चलाया? तो रुपया। सिक्कों पर शेर शाह का नाम और पद किस लिपि में लिखे गए थे? तो देवनागरी लिपि में। शेर शाह द्वारा बनाई गए 1700 सरायों का प्रबंध कौन करता था? तो सिकदार। अगर हम बात करें कि अकबर की माता का क्या नाम था? तो हमीदा बानू बेगम था। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि अकबर के राजकवि तथा प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तो तानसेन थे। अकबर ने मालवा पर विजय कब प्राप्त की थी? तो 1561 ईस्वी में। 1561 में। मालवा का शासक कौन था? तो बाज बहादुर। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए हम और आगे जितने भी पॉइंट्स हैं उनको देखते हुए चलेंगे ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो, हर एक पॉइंट। अगर हम बात करें कि शाहजहां ने रत्नजड़ित सिंहासन किस नाम से जाना जाता था? तो तख्ते ताऊद या मयूर सिंहासन। अगर तख्ते ताऊद में कौन सा हीरा जुड़ा हुआ था? तो कोहिनूर। सिक्कों पर कलमों का उल्लेख किसने कराया? तो औरंगजेब ने। मुसलमानों पर लगने वाले किस कर को बाबर ने समाप्त किया? तो तमांग। अगर हम बात करें मुबइयान नामक पद शैली का विकास किसने किया? तो बाबर ने। हुमायूं जीवन पर लड़खड़ाते हुए जान दे दी किसने लिखा? तो लेन लुपू ने। अगर हम बात करें नुसरत शाह को पराजित करने के पश्चात शेर खान ने कौन सी उपाधि धारण की? तो हजरत आला की। शेर शाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर किसने बताया? तो कनिंगम ने। बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा हैदर था। शेर शाह के बारे में किसने कहा? तो अब्बास खान ने। गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने किस इमारत का निर्माण कराया? तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी।
बिक्री का अगर हम और आगे बात करें कि दक्षिण में प्रवेश द्वार किसे माना गया, तो खान देश को औरंगजेब ने सती प्रथा पर का प्रतिबंध लगाया। तो 1663 ईस्वी में अकबर के शासनकाल में प्रधानमंत्री को किस नाम से जाना जाता था, तो वकील। अगर हम बात करें सैन्य विभाजन का मुखिया कौन था, तो मीर बख्शी। अगर हम बात करें कि 24 स्तंभों वाला एक विशाल किला कहाँ स्थित, तो इलाहाबाद में। अब बात करते हैं मराठा साम्राज्य की, तो गौरिल्ला युद्ध का प्रथम पथप्रदर्शक कौन था, तो शिवाजी। अगर हम बात करें शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा गया था, प्रधानमंत्री को चौथ क्या था, तो पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाए गए भूमिकर। अगर हम बात करें मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना था, तो बाला जी विश्वनाथ को। अगर हम बात करें यूरोपीय शक्तियों में यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी, तो अंग्रेजों ने। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया, पुरंदर की संधि। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो रायगढ़ में। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई, तो औरंगजेब के। अगर हम बात करें शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो रायगढ़। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किसके बीच लड़ी, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अगर हम बात करें कि शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे, तो जीजाबाई से। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में, तो शिवाजी के। दासबोध के रचनाकार है, तो सामर्थ्य रामदास। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हुए चलते हैं। तो अगर हम बात करें कि लॉर्ड विलियम वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा कौन था, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगर हम बात करते हैं कि सरजामी प्रथा किससे संबंधित है, तो मराठा भू राजस्व प्रथा से। अगर हम बात करें कि वह कौन सेनानायक था जिसने बीजापुर के सुल्तान को 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा और मुर्दा पकड़ने के लिए कहा था, तो अफजल खान ने। अगर हम बात करें कि शिवाजी मुगलों के कैसे भागने के समय कौन से नगर में कैद थे, तो आगरा में। अगर हम बात करें कि ग्वालियर राज की स्थापना किसने की थी, तो जीव राय सिंधिया ने। अगर हम बात करें कि इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वो कौन था, तो काशी राज पंडित। अगर हम बात करें शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था, तो सिवनेर के दुर्ग में। अगर हम बात करते हैं कि शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था, तो सिवनेर के दुर्ग में। अगर हम बात करें शिवाजी ने औरंगजेब के दरबार में कब उपस्थित थी, तो 1666 में। संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया, तो बालाजी विश्वनाथ ने। अगर हम बात करें कि शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों में देख रेख करता था वह था, तो सुमंत। अगर हम बात करें शिवाजी के समय अष्टप्रधान कहा जाता था, तो अष्ट मंत्रियों की एक परिषद को। अगर हम बात करें शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया, तो जून 1674 को। अब हम बात करते हैं कि शिवाजी की अंतिम सैन्य अभियान क्या था, तो कर्नाटक अभियान। अगर हम बात करें कि शिवाजी के पहाड़ी चुहा व साहसी डाकू की संख्या थी, तो औरंगजेब ने। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था, ताराबाई के। 1775 से 1782 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का क्या परिणाम हुआ, किसी के भी पक्ष की जीत नहीं हुई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1870 से 1880 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि कानपुर की संधि थी। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, तो 1775 से 1782 माधवराव नारायण के समय पे। तो ये भी पता होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 में। एक तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1880 के समय मराठी पेशवा था, तो बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय किसके अंतिम महान पेशवा कहा गया, तो माधवराव को। अगर हम बात करें कि शिवाजी के बाद किसने गौरिल्ला युद्ध का संचालन किया, तो बाजीराव प्रथम ने। किस मराठा पेशवा को मैकावेली कहा गया, अभी आपको पता है कि प्रिंस ऑफ मैकावेली की बात करें तो वो किसको कहा गया, भारत का चाणक्य को। लेकिन यहाँ पर केवल मैकावेली की बात हुई, तो नाना फडणवीस को। अगर हम बात करें कि किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था, सदाशिव राय सिंधिया ने। किसने पुर्तगालियों के साल से एवं में बेसिने के द्वीपों को छीना था, तो बाजीराव प्रथम ने। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी, तो ताराबाई। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित किया गया, तो कोलंबा में भी कह सकते हैं। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं, ताकि कोई भी चीज़ आपकी छूट ना पाए। हर एक चीज़ कवर करते हुए चलेंगे। अगर हम बात करें कि मराठा राज्य के संस्थापक कौन थे, तो शिवाजी। अगर हम बात करें शिवाजी के पिता का नाम क्या था, तो संभाजी भोसले। अगर हम माता का बात करें तो जीजाबाई। शिवाजी के गुरु की बात करें तो समर्थ रामदास। भीमसेन किस पुस्तक से मुगल मराठा संबंध की जानकारी मिलती है, तो नुक्सा ए दिलकुशा। अगर हम बात करें अफजल खां की सती को कुचल कर शिवाजी ने किस दक्षिण राजमार्ग पर अधिकार किया, तो
हालांकि अगर शिवाजी के निर्देश पर किसने विस्तृत भू संरक्षण किया था, तो आनंद जी दंतों ने। अगर हम और आगे बढ़े और चीज़ों को देखें तो हम बात करेंगे कि शिवाजी के निर्देश वाला युद्ध हो गया। हम बात करें चौथ वसूल करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो काम विषदार। अगर हम बात करें कि विधवा पुनर्विवाह पर लगाया गया कौन सा कर था, तो पद दाम। अगर हम बात करें घुड़सवार सेना का एक नियमित संगठन कौन था, तो पागा। अगर हम बात करें मालवी कौन थे, तो पहाड़ी लड़ाकू जाति। घुड़सवार सेना का प्रधान कौन होता था, सर ए नौबत। अगर हम बात करें मराठा काल में भूमि का लेखा जोखा कौन करता था, कुलकर्णी लेखपाल। अगर हम बात करें मराठा प्रशासन में सैनिकों की भर्ती, सेना का प्रबंधन, अनुशासन कौन बनाए रखता था, तो सर ए नौबत। अगर हम बात करें तो और पॉइंट्स को भी हम देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं फिरोजदारी और दीवान के मुकदमों में किस आधार पर न्याय किया जाता था, तो मनुस्मृति के आधार पर। अगर आपने वैदिक काल के पढ़ा है डिटेल के साथ, तो आपको वहाँ मनुस्मृति के बारे में सारी बातें बताई गई। चलिए अब मिक्स प्रश्नों को देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है, तो जैनक हैं। अगर हम नागर, द्रविड़ और वेसर की बात करें, तो भारतीय मंदिर की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित, तो लखनऊ में। किस राजपूत शासक ने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया, जिसे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकते हैं। सवाई जयसिंह ने। अगर हम बात करें हवा महल कहाँ से, तो जयपुर में। अगर हम बात करें कि प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है, तो राणा प्रताप से। आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि कौन सा कथन 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं, तो उन्हें प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया था, ये सही नहीं। अगर हम बात करें किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहा जाता है, तो जयसिंह द्वितीय ने। अगर हम बात करें गोविंद महल, जो कि हिंदू वास्तुकला का अति प्रियतम उदाहरण स्थित है दतिया में। अगर हम बात करें कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से भास्कर। अगर हम बात करें वह सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र, तो कौन था, बीड़ा था। अगर हम और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कौन से वृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राजकाल के दौरान हुई थी, तो अंकोर वाट मंदिर। अगर हम बात करें कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेलवे सेवा प्रारंभ की, तो ग्रेट इंडियन पेनिसुलर GIP रेलवे ने। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम और आगे के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको देख लेते हैं। अगर हम बात करें स्मारक और निर्माता, तो अलाउद्दीन खिलजी, अलाई दरवाज़ा दिल्ली, अकबर बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, शाहजहाँ मोती मस्जिद आगरा, औरंगजेब मोती मस्जिद दिल्ली। अगर हम बात करें वर्ष 1798 में लाल वेलेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था, तो हैदराबाद का निजाम, ये पता होना चाहिए। अगर हम बात करें भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं वायसराय, तो लॉर्ड कैनिंग। अगर बात करें तीसरे आग मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि करी थी। अगर हम बात करें कि किस गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा, तो गुरु गोविंद सिंह ने। अगर हम बात करें किस गुरु ने नानक की जीवनी लिखी है, तो गुरु अंगद देव ने। अगर हम बात करें सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ के प्रवर्तन किसने किया, तो गुरु गोविंद सिंह ने। अगर हम बात करते हैं 1775 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया, तो क्लाइव के द्वारा। संगोली की संधि में 1816 में इनके बीच संपन्न हुई ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल में। अगर हम बात करें कि टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई, तो श्रीरंगपट्टनम में हुई। अगर हम बात करें कि हड़प की नीति, जिसे राज हड़प की नीति के तो अंतर्गत जाना जाता है, तो कौन से भारतीय राज कब्जा लिए गए थे, तो झांसी, नागपुर एवं सतारा। किस राज्य के शासक नवाब वाजिर कहलाते थे, तो अवध के नवाब। अगर हम बात करें किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया, तो चूड़ामणि ने। किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों के आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता था, तो सूरजमल को। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए हम बात कर लेते हैं कि भारत पर आक्रमण करने वाले कई ईरानी शासकों में ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, तो नादिर शाह को। अगर हम बात करें कि भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 ईस्वी में अंग्रेजी राज में कर लिया गया था, तो लॉर्ड एलन बरो ने। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाएगा, तो सर चार्ल्स नेपियर को। अगर हम बात करें ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में गवर्नर थे, तो बेंटिंग थे। अगर हम बात करें वोडिया
बिहार कहाँ के शासक थे? तो मैसूर रियासत के। अगर हम बात करें टीपू सुल्तान की राजधानी तो श्रीरंगपट्टनम थी। अगर हम बात करते हैं कि क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल तो 1785 ईस्वी में। अगर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो विलियम बेंटिंग। अगर हम बात करें द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने। अगर हम बात करें कि अंग्रेजों को सर्वाधिक विरोध किया था तो मराठों ने। अगर हम बात करें कि प्लासी का युद्ध 1757 के अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व था क्योंकि इसके बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया था, साथ ही साथ और उसके साथ संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खोला था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जितने भी पॉइंट्स हैं वो हम सारे के सारे क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि लास्ट में आपके लिए मध्यकालीन भारत के सभी टॉपिक में कुछ भी ना बचे और आप केवल इस वीडियो को अगर 5 से 10 बार देख लेंगे तो आप परीक्षा में बहुत बेहतर स्कोर करेंगे। चलिए और हम बात कर लेते हैं कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों की आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इससे उनका उद्देश्य क्या था? भारत में अपनी राजनीति सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। प्रशासनिक व्यवस्था को शासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया? अवध को आदि ग्रंथ किसने संकलित किए थे? तो गुरु अर्जुन ने। अगर हम बात करें भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने डाली? तो 1835 में लॉर्ड मैकाले ने। अगर हम बात करते हैं, आपके सामने दे रखा है कि पंजाब के सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो रणजीत सिंह। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंगुल में आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? तो हैदर अली ने। किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब को सुजाउद्दीन को प्रदान कर दी थी? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने। अगर हम बात करें कि अंग्रेज़ों के पेंशनर मतलब पेंशन लेने वाले बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। अगर हम बात करें गोद प्रथा पर प्रतिबंध करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लाल डलहौजी। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी थी लाहौर। अगर हम बात करें कि हैदर अली की मृत्यु 1785 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के। अगर हम बात करें ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू कराया था? तो लाल डलहौजी। अगर हम बात करें कि सती प्रथा के बारे में, सती प्रथा का अंत कराने तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो साद खां बुरहान उल मुल्क था। अगर हम बात करें किसने मीर कासिम तथा सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुए? तो शाह आलम द्वितीय ने। अगर हम बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। अगर हम बात करें कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो हेस्टिंग्स था। अगर हम बात करें कि नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेज़ों के व्यापार छूटों का दुरुपयोग करना। अगर हम बात करें कि सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग। तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि इलाहाबाद किसने 1765 ईस्वी रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को। अगर हम बात करें कि इस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नवाब दीवान नियुक्त किया था? तो राजा सिबात राय को। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। अगर हम बात करें कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था? सर आयरकूट। अगर हम बात करें कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी तो खड़क सिंह। अगर हम बात करते हैं कि किस गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर कोई भी पॉइंट बचे हैं तो उनको भी समझ लेते हैं। तो बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध किसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? तो बक्सर का युद्ध था। 1 नवंबर 1855 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया? तो लॉर्ड कैनिंग ने। अगर हम बात करें रणजीत सिंह किस मिसाल से संबंधित थे? तो शुकर चकिया से। अगर हम बात करें तथाकथित कुशासन के आधार पर गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को प्रशासन को ले लिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मंगोल स्थापित की थी? मीर कासिम ने। अगर हम बात करते हैं कि किस
समाधि के कारण नदेर गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना गया। तो गुरु गोविंद सिंह के बक्सर के युद्ध में 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। टीपू सुल्तान को युद्ध में कब मारे गए? तो 1799 ईस्वी में। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुता का प्रारंभ हुआ? प्लासी का युद्ध। डिगुल नाम है तमिलनाडु में एक नगर का। चलिए और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं। अगर हम बात करें कि बंगाल के गवर्नर जनरल के समय भारत के सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था। तो वारेन हेस्टिंग के भारत में प्रथम रेलवे लाइन ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने के समय बिछाई गई थी। तो लाल डलहौजी के किसके कार्यालय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई? तो वारेन हेस्टिंग के। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के कार्यालय में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था? तो वारेन हेस्टिंग के। अगर हम बात करते हैं कि भारतीय शासकों में से कौन सा जिसने विदेश में आधुनिक पद्धति से दूरतावाद स्थापित किया था? तो टीपू सुल्तान। भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी जॉर्ज क्लार्क के द्वारा। अगर हम बात करें भारत में ब्रिटेन की ओर से संपादित अफवाहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? दादाभाई नौरोजी ने। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली पर किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो जमींदारों ने। चलिए हम और आगे देखते हैं। अगर हम बात करें कि भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल के शहर में स्थापित तो बम्बई में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था कि कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? मद्रास प्रांत की रैयत वाली भू व्यवस्था। अगर हम बात करें किसके द्वारा बंगाल में और बिहार का स्थायी बंदोबस्त इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा रैयत वाली व्यवस्था कब लागू हुई? तो 1820 ईस्वी में। अगर हम बात करें अंग्रेजी प्रशासन ने अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार। चलिए और आगे बढ़ते हम बात करते हैं 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उत्पादन के उद्योग के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाला माल तथा उच्च तटकर। चलिए और जितनी भी चीज़ें बची हैं उनको भी खटाखट देखते हुए चलते हैं ताकि आपके लिए परीक्षा में कुछ भी नहीं छूटे। भले मेरा गला पड़ जाए लेकिन आज सारे टॉपिक को क्लियर करके चलेंगे। तो बात करते हैं नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र थे। अगर हम बात करें अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे तो वायनाड जनपद में। अगर हम बात करें अंग्रेज शासन के दौरान आर्थिक दोहन के विचार पर प्रतिपादन किसने किया? तो दादाभाई नौरोजी ने। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में कराई गई? तो लॉर्ड मेयो के द्वारा। अगर हम बात करें सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो रैयत वाली बंदोबस्त है। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किन नगरों के बीच हुआ? तो मुंबई और ठाणे के बीच में हुआ था। चलिए और जो पॉइंट्स हैं उनको भी हम देखते हुए चलते हैं। अगर हम बात करें भारत में उपनिवेश कार्यालय में इटली आयोग 1929 का उद्देश्य क्या था? श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुए तथा उनके प्रबंध में चलने वाले सीमित देहात का प्रथम बैंक था अवध कॉमर्शियल बैंक। अगर हम बात करें अंग्रेजों द्वारा रैयत वाली बंदोबस्त लागू किया है मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में। चलिए और बात कर लेते हैं भारत में औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध भारतीय तथा यूरोपीय लोगों की बराबरी पर रोकना। अगर हम बात करें कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था। इसका कारण क्या था? भारी उद्योगों का अभाव। अगर हम बात करें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकारी अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त हो गया? तो 1833 का चार्टर्ड एक्ट। अगर हम बात करें स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों में अपेक्षा की जाने लगी कि वे खेतिहर तथा पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसके क्या कारण थे ये भी आपको बताना है। तो अगर हम बात करें जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। और आगे बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाधिकार पत्र कहा जाता है तो वुड्स के घोषणा पत्र को 1854 को जिसे वुड्स डिस्पैच भी कहते हैं किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला प्रथम विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया था जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। गोपालकृष्ण गोखले ने भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। अगर हम बात करें हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 की स्थापना किसने की थी?
तो डेविड हेयर ने, अगर हम बात करें पहली आधुनिक पटसन ने मिल स्थापित हुई थी तो कहाँ हुई थी, एरिसरा बंगाल में। चलिए और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई तो वर्तमान बिहार में। चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कोई टॉपिक बचे नहीं। इसी के साथ आपके मध्यकालीन भारत के सभी टॉपिक क्लियर कर हो गए हैं और उसमें से जितने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, जितने की पॉइंट्स है, जितने भी परीक्षा में प्रश्न रिपीट किए गए थे उन सबको आपको वन लाइनर के फॉर्म में दिया गया है। तो इस वीडियो को आप थोड़ा सा मन लगाकर दिमाग के साथ 2 से 4 बार अगर देख लेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और आपका प्रयास होना चाहिए कि आपको इस रिवीजन वीडियो को दिन में 1 बार ज़रूर देखना है। क्या है, आप कभी प्राचीन भारत के इतिहास को देख लें, चाहे मध्यकालीन भारत के इतिहास को देख लें, या फिर चाहे आप आधुनिक भारत के इतिहास को देख लें। मैं आपके लिए 3 के तीनों पोर्शन का एक मैराथन वीडियो बनाकर लाने वाला हूं, जिसमें से मैंने 2 बना दिए हैं। एक पहले से प्लेलिस्ट में मौजूद है और आज के बाद आपको ये भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप इसको डेली अगर देखते हैं 1 घंटे या 1 घंटे 20 मिनट का टाइम निकाल कर, तो आपको फिर मध्यकालीन भारत के इतिहास में किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपने देखा कि बोलते बोलते ज़बान लड़खड़ाने लगी, फिर भी मेरा अंतिम प्रयास यही रहा कि मुझसे जितना संभव हो सके मैं आपकी मदद कर सकूं, ताकि आप भी बेहतर ढंग से अपनी सीट पक्की कर सकें और अपने घर वालों का, अपने समाज का और आपसे जुड़े जो असहाय लोग हैं, जो परेशान हैं या जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है, उनकी आप मदद कर पाएँ। इसी के साथ आज के अपने इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।